Assalamu alaikum everyone. So in the last video we have covered the introduction of Biographia Literaria, chapter number 13 and chapter number 14. And in this video I would try to cover chapter number 17 and 18, and it will like finish the playlist of Biographia Literaria, Literary Criticism by Samuel Taylor Coleridge. So in chapter number 17, basically we will see the objections that Coleridge has made about the Wordsworth theory of poetry, and he had given his own, you can say, the critical views about the poetry. He has given his own theory about poetry. So let us discuss one by one. सबसे पहले तो ये बात आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो में भी कि पोइट्री जो पहले लिखी जाती थी और वो पोइट्री जो बाद में लिखी गई, यानी कि रोमांटिक एरिया में जो एक पोइट्री का स्टार्ट लिया वो कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने साथ में लिया, और ये दोनों समझते थे कि पोइट्री को या पोइटिक डिक्शन को रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है. कॉलरिज भी इस बात पे एग्री करते थे और वर्ड्सवर्थ भी इस बात पे एग्री करते थे. So they try to basically write poetry or poems for ordinary people in a real language. ठीक है, यानी कि वर्ड्सवर्थ ने हमें ये कहा कि पोइट्री शुड बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ मैन इन रियल लाइफ. ठीक है, लेकिन कॉलरिज इस चीज़ से तो मतलब एग्री करते थे कि रिफॉर्मेशन होनी चाहिए पोएटिक डिक्शन में, लेकिन इस चीज़ पर एग्री नहीं करते. इस चीज़ पर उन्होंने ऑब्जेक्शन दिया कि लैंग्वेज ऑफ मैन इन रियल लाइफ, इस चीज़ से वो डिसएग्री करते थे. अब कैसे करते थे वो मैं आपको बताती हूँ. ये मैंने आपको बताया कि जो पोइट्री थी, ठीक है, पोइटिक लैंग्वेज को रिफॉर्म क्यों करना चाहते थे, क्योंकि पोइटिक डिक्शन जो पहले यूज़ होती थी वो आर्टिफिशियल बन चुकी थी, स्टिफ बन चुकी थी. ठीक है, यानी कि लोगों को आसानी से समझ नहीं आती थी क्योंकि वो सिर्फ एलीट क्लास के लिए होती थी और उसमें मेटाफर्स थे, डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज़ की जाती थी. तो वर्ड्सवर्थ ने इस चीज़ को चेंज किया कि उन्होंने कहा कि हम रियल लैंग्वेज यूज़ करेंगे. अब क्यों डिसएग्री किया कॉलरिज ने? कॉलरिज ने कहा कि जब पोइट्री लो और रस्टिक लाइफ को इमिटेट करती है तो वो सिर्फ कॉपी नहीं होती, बल्कि पोइट उसके अंदर अपनी नॉलेज का भी यूज़ करता है, अपने टैलेंट का भी यूज़ करता है. ठीक है, और उसको जब वो यूज़ करता है, यानी कि एक जो नेचुरलनेस है, एक जो एक रियल लैंग्वेज है वो तो यूज़ हो रहा है, लेकिन उसकी रिप्रेजेंटेशन में पोइट रियल लैंग्वेज को यूज़ नहीं करता. तो ये उन्होंने एक डिसएग्रीमेंट अपना शो किया, एक ऑब्जेक्शन शो किया कि किस तरीके से आप कह सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने रियल लैंग्वेज का यूज़ किया. सही है, ये एक ऑब्जेक्शन उन्होंने उठाया कि रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है, रिप्रेजेंटेशन रियल लैंग्वेज में नहीं है. एग्जांपल उन्होंने दी वर्ड्सवर्थ की पोम्स उठाकर, ब्रदर्स है, माइकल है, रूथ है एंड मैड मदर. इनको उन्होंने कहा कि ये गुड है, अच्छी हैं, लेकिन ये रस्टिक स्टाइल को फॉलो नहीं करती. तो आप ये नहीं कह सकते कि वर्ड्सवर्थ ने रियल लैंग्वेज को यूज़ किया है. ठीक है, तो ये कहा वर्ड्सवर्थ ने कि रस्टिक मैन जो है उसका एक एक्सेप्शनल विजडम है. रस्टिक मैन जो होता है उसके पास एक्सेप्शनल विजडम. क्यों कहा? क्योंकि वो वर्ड्सवर्थ ये समझते थे कि चूँकि रस्टिक मैन का हमेशा, जो कि कंट्री मैन होता है, जो कि नेचर के करीब रहता है, वो हमेशा नेचर के पास होता है, तो उसका एक विजडम और उसका सोचने का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट होता है, एक एक्सेप्शनल विजडम होता है उसके पास. जबकि विजडम ने कहा कि ये कॉलरिज ने कहा कि ये विजडम किसी भी आदमी में पाया जा सकता है. इस चीज़ पे कॉलरिज ने डिसएग्रीमेंट शो किया, अपना एक ऑब्जेक्शन दिया कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो विजडम सिर्फ रस्टिक मैन में ही हो, बल्कि ये किसी भी आदमी में पाया जा सकता है, बेशक वो कंट्री में रहे, सिटी में रहे या टाउन में रहे. उसने कहा कि अगर एक बंदे में आप फील करना चाहते हैं ना कि विजडम है या नहीं है, तो उसके पास दो क्वालिटीज़ एटलीस्ट होनी चाहिए. एक तो इंडिपेंडेंस हो और एक एजुकेशन हो. ठीक है, ये सारी बातें मैं आपको बायोग्राफिया लिटरेरिया के चैप्टर नंबर 17 से बता रही हूँ. इंडिपेंडेंस में उन्होंने ये कहा कि मतलब ऐसी क्वालिटी हो कि वो स्लेवरी को क्रॉस कर सके, यानी कि इंडिपेंडेंस इतनी हो दैट वुड बी इनफ टू राइज अबव स्लेवरी, बट मोर देन व्हाट कुड टेक अवे द सिंप्लिसिटी ऑफ डोमेस्टिक लाइफ. यानी कि इतनी इंडिपेंडेंस हो कि स्लेवरी से बाहर निकल सके, लेकिन इतनी भी ज़्यादा ना हो इंडिपेंडेंस कि वो डोमेस्टिक लाइफ की सिंप्लिसिटी ही ख़त्म हो जाए. यानी कि डोमेस्टिक लाइफ की सिंप्लिसिटी भी रहे और स्लेवरी से एक अबव पॉइंट भी हो, मतलब स्लेवरी ना हो. और एजुकेशन इस सेंस में बताई कि कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स या कुछ अलग रिलीजियस टेक्स्ट की एक इंफॉर्मेशन या एक नॉलेज उस इंसान के पास हो, यानी कि इस हवाले से वो एजुकेटेड हो. यानी कि एक ऐसा पर्सन जो सेंसिटिव हो नेचर को लेकर, वो आप कह सकते हैं कि उस पर्सन में विजडम है, पोइटिक विजडम है. ठीक है, यानी कि कॉलेज ने, वर्ड्सवर्थ ने हमें ये कहा ना कि जो एक पोइट, वो रस्टिक मैन होता है, उसमें एक विजडम होती है, जबकि कॉलेज ने कहा कि कंट्री या नेचर ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी मैजिकल क्वालिटी नहीं है उसके अंदर कि वो किसी बंदे के अंदर विजडम इम्पार्ट कर सके, विजडम डाल सके. विजडम गेन करने के लिए, ठीक है, एक को या तो एजुकेट होना चाहिए या तो एक ख़ास सेंसिटिविटी हो उसके अंदर कि वो नेचर को महसूस करे. अगर ये दो चीज़ें नहीं हैं
तो फिर कंट्री लाइफ में भी नहीं है, तो फिर वो इंसान के अंदर विजडम नहीं है और वो उसके अंदर से एक जो कंट्री मैन का एक स्पिरिट होती है वो ले जाती है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ये हो गया। हाँ, इसमें एक चीज़ थी कि कॉलेज जो था वो इस चीज़ से मतलब जो एरिस्टोटल का पॉइंट ऑफ व्यू था पोइट्री के लिहाज से उसको एग्री करते थे उसके साथ कि पर्सन्स ऑफ पोइट्री मस्ट बी क्लोथ विद जेनरिक एट्रीब्यूट्स विद द कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्लास। यानी कि एरिस्टोटल का ये व्यू था कि जो भी पोइट्री में कोई जो कैरेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं उसका ताल्लुक किसी खास क्लास के साथ होना चाहिए और वो ऐसा हो कि वो उस क्लास को रिप्रेजेंट कर सके, उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हो वो क्लास की रिप्रेजेंटेशन के हो, तो वो जो रीडर को है अच्छे से कैप्चर कर सकती है वो पोइट्री। तो ये इस चीज़ को जो कॉलेज थे वो इस चीज़ को मतलब एग्री करते थे इस चीज़ से कि एरिस्टोटल का ये पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे उसकी वर्ड्सवर्थ की, माइकल की और द ब्रदर्स की, तो उसमें एक शेफर्ड है, ठीक है, यानी कि देखिए ये ऐसी क्लास है, नॉन क्लास है, रिप्रेजेंटेटिव क्वालिटीज़ हैं इनके अंदर के, ये शेफर्ड है और इनके मैनर्स कॉमन है, यानी कि जो सिचुएशन इनको दी गई है उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने मैनर्स शो किए हैं। ठीक है, थर्ड हमारे पास आया कि सिंपल एंड इलेबोरेटेड लैंग्वेज। अब आप देखें कि सिंपल और इलेबोरेटेड लैंग्वेज यानी कि ओरिजिनल लैंग्वेज। अब कॉलरिज ने बोला कि कोई भी लैंग्वेज जो होती है ना वो मतलब जिस लैंग्वेज की वर्ड्सवर्थ बात करें, जो वो जिसको वो वर्ड्सवर्थ ने कहा कि ये सिंपल और इलेबोरेटेड लैंग्वेज है। ठीक है, तो इस बात पे कॉलेज ने कहा कि कोई भी लैंग्वेज जो है जिस लैंग्वेज की वर्ड्सवर्थ बात करें ये दूसरे लोगों की लैंग्वेज से डिफरेंट नहीं है। अगर डिफरेंस है तो वो ये है कि रूरल जो मैन है, जो कि रस्टिक मैन है, वो सिंपल आइडियाज़ की बात करेगा, मतलब आइडियाज़ को सिंपली वे में कन्वे करेगा, जबकि जो एजुकेटेड मैन होगा वो अपने आइडियाज़ को और उन कनेक्शंस को कम्प्लेक्स टर्म्स में कन्वे करेगा। ठीक है, यानी कि लिरिकल बैलेड्स में वर्ड्सवर्थ ने ये कहा कि जो रूरल पीपल होते हैं, जो कि रस्टिक पीपल होते हैं, वो नेचर से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, यानी कि उनसे वो लैंग्वेज ओरिजिनली जनरेट हुई है जिसको वो रियल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो वो जो अपनी कम्युनिकेशन है उसको एक सिंपल और अनएलाबोरेटेड लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। तो कॉलरिज ने इस चीज़ पर रिप्लाई किया कि अगर हम लैंग्वेज को यानी कि प्योरीफाई करें इस लैंग्वेज को, तो इतना सिर्फ डिफरेंस निकलता है कि एक अपनी बात को सिंपल आइडियाज़ में बता रहा है और एक अपनी बात को कम्प्लेक्स कनेक्शंस में बता रहा है। फ़र्क सिर्फ रस्टिक मैन और एजुकेटेड मैन के दरमियान है। ठीक है, यानी कि उसने ये कहा कि इट विल नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द अदर मैन। जो जिस लैंग्वेज की वर्ड्सवर्थ बात कर रहे हैं वो लैंग्वेज दूसरे लोगों की लैंग्वेज से डिफरेंट नहीं है, बल्कि द ओनली डिफरेंस कि रस्टिक पर्सन इज ओनली इंटरेस्टेड इन कन्वेइंग सिंपल आइडियाज while the educated man speaks to convey like more complex conversation between the terms. अब वर्ड्सवर्थ को इस आइडिया से प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, वर्ड्सवर्थ को इस वर्ड रियल से प्रॉब्लम था। मैं खैर आपको पहले ये एक्सप्लेन कर दूं कि बेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन लैंग्वेज इज डिराइव फ्रॉम रिफ्लेक्शन इन आर्ट्स ऑफ माइंड इन इटसेल्फ, यानी कि ये इमेजिनेशन है कि आप किसी चीज़ को देखकर क्या रिफ्लेक्शन अपने माइंड में लेकर आते हैं। ठीक है, विच हैव नो प्लेस इन द कॉन्शियसनेस ऑफ एन एजुकेटेड मैन, कि जिसके जो अनएजुकेटेड मैन होता है उसके माइंड में उस चीज़ की रिफ्लेक्शन वैसी नहीं बनती जो कि एक एजुकेटेड मैन के या सेंसिबल एक सेंसिटिव मैन के माइंड में बनती है। तो कॉलरिज ने ये कहा कि मतलब कॉलरिज को जिस वर्ड से इशू है वो है वर्ड रियल। क्यों है? क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने ये लाइन लिखी थी, अ सिलेक्शन ऑफ रियल लैंग्वेज ऑफ मैन। तो वर्ड्सवर्थ ने कहा कि ये रियल नहीं है क्योंकि ये दूसरे लोगों की लैंग्वेज से डिफरेंट नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मतलब रियल और ऑर्डिनरी की बेसिकली बात आ जाती है यहाँ पे कि कॉलरिज ने कहा कि जो आप लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, रियल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, उसको आप रियल का वर्ड यूज़ ना करें, आप उसको सब्स्टिट्यूट ले जाएं, यानी कि आप ऑर्डिनरी लैंग्वेज कह लें उसको या लिंगुआ कम्युनिस बोल लें उस लैंग्वेज को। यानी कि लिंगुआ कम्युनिस बेसिकली हर कंट्री की ऐसी लैंग्वेज जो कि या तो एग्जिस्ट एवरीवेयर इन पार्ट्स, कि हर जगह वो है, या एंड नो वेयर एज अ होल। लाइक लिंगुआ कम्युनिस को आप ऐसे समझ सकते हैं, अ लैंग्वेज दैट एग्जिस्ट एवरीवेयर इन पार्ट्स एंड नो वेयर एज अ होल। तो रियल को उसने कहा कि आप ऑर्डिनरी से सब्सटीट्यूट कर दो या लिंगुआ कम्युनिस से, लेकिन आप इस चीज़ को रियल लैंग्वेज नहीं कह सकते क्योंकि एवरी मैन्स लैंग्वेज वेरीज, हर किसी की लैंग्वेज चेंज होती है और हर किसी की अपनी इंडिविजुअलिटी है, अपनी प्रॉपर्टीज़ है कि किस क्लास से वो बिलोंग करती है, और वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं वो यूनिवर्सल यूज़ के होते हैं। तो आप लैंग्वेज को रियल नहीं कह सकते अकॉर्डिंग टू कॉलरिज। तो उन्होंने वर्ड्सवर्थ की इस थ्योरी पर भी ऑब्जेक्टिव मतलब एक ऑब्जेक्शन दी कि ये यहाँ से इशू आ रहा है। फिर आ जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 18 पे। अब चैप्टर नंबर 18 में स्टार्ट उसने फिर वहीं से लेता है कि वर्ड्सवर्थ की मैं बातों से कम्प्लीटली एग्री नहीं हूँ और कुछ आइडियाज़ जो हैं वर्ड्सवर्थ के वो इम्प्रैक्टिकल हैं, और अगर वो प्रैक्टिकल हैं भी तो वो यूज़लेस हैं। ठीक है, और इस चीज़ पे उन्होंने
चार चीज़ों पे मेनली फोकस किया है, एक मीटर पर, एक मीटर के इफेक्ट्स पर, एक ओरिजिन पर और एक उसकी इंपॉर्टेंस पे। और अब हम इन्हीं चारों चीज़ों की बात करेंगे। देखिए अब मैंने आपको बताया कि पोइट्री और प्रोज में पहले भी डिफरेंस दिया था। अब फिर से वही बात हो रही है कि पोइट्री और प्रोज दोनों कैसे लिखे जाते हैं, वर्ड्स के थ्रू लिखे जाते हैं, सही है। मतलब वर्ड्स का एक मीडियम यूज किया जाता है प्रोज को लिखने के लिए भी और पोइट्री को लिखने के लिए भी, कि वर्ड्स आर मटीरियल्स दैट आर यूज टू राइट प्रोज एंड पोइट्री। लेकिन कॉमन क्या है इनमें, इनमें कॉमन है स्टाइल। वर्ड्सवर्थ ने ये बताया था कि देयर इज नाइदर और कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कॉम्पोजिशन। वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि इतना खास डिफरेंस नहीं है मेट्रिकल कॉम्पोजिशन यानी कि पोइट्री में और प्रोज में, लैंग्वेज में, ठीक है। मतलब प्रोज की लैंग्वेज में और मेट्रिकल कॉम्पोजिशन की लैंग्वेज में जो कि पोइट्री है। लेकिन कॉलरिज ने इस चीज़ से डिसएग्री किया। कॉलरिज ने कहा कि बेशक वर्ड्स कॉमन है, लैंग्वेज सेम है, लेकिन स्टाइल डिफरेंट है। उन्होंने इसकी ऐसे एग्जांपल दी कि अगर एक आर्किटेक्चर जो है वो सेम ब्लॉक्स और ब्रिक्स यूज करके एक बिल्डिंग खड़ी करता है और दूसरी बिल्डिंग भी उन्हीं ब्लॉक्स और ब्रिक्स से खड़ी करता है, लेकिन उसका स्टाइल चेंज है, तो वो दोनों कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती। क्योंकि बेशक सेम ब्लॉक्स हैं या सेम ब्रिक्स हैं, बेशक सेम वर्ड्स हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है, स्टाइल में। और वही स्टाइल उसको प्रोज और पोइट्री में कन्वर्ट करती है। और उसने जैसे इसकी एग्जांपल दी कि प्रोज खुद मतलब लैंग्वेज डेली लाइफ की लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, लेकिन पोइटिक कंपोनेंट्स और प्रोज में बहुत डिफरेंस है, हम इनको एक जैसा नहीं कह सकते। जैसे कि उसने कहा कि वर्ड्सवर्थ की जो हमारे पास एक पोइट्री है थॉमस ग्रे, वो सोनेट वर्थलेस है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑर्डिनरी लैंग्वेज के बजाय पोइटिक डिक्शन ज़्यादा यूज़ की गई है। वर्ड्सवर्थ अपनी बात से मतलब थोड़ा सा कॉन्ट्रेरी वाइज इसमें डिफरेंस आ जाता है कि वर्ड्सवर्थ जो है वो कह रहे हैं कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज यूज़ करें, जबकि थॉमस ग्रे में ऑर्डिनरी लैंग्वेज नहीं यूज़ की गई, पोएटिक डिक्शन ज़्यादा यूज़ की गई है। और कॉलेज ने ये कहा कि इवन द सिंपलेस्ट पोम्स आर नॉट रिटन एग्जैक्टली इन द लैंग्वेज यूज इन डेली लाइफ। मतलब सिंपल भी पोम हो तो वो सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिखी जाती। तो इसलिए देर इज़ अ डिफरेंस इन ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स, ऑर्डर, स्टाइल, स्ट्रक्चर में फ़र्क है वर्ड्स के, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल दी थी कॉलरिज ने कि किस तरीके से वो वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अप्रोप्रिएट वर्ड्स और मेट्रिकल किस तरीके से आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेसिकली कॉलेज ने ये कहा कि जो प्रॉपर फॉर्म है उसकी पोम की, मतलब अप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूजेज है प्रोज के अंदर और पोइट्री के अंदर। इसका उसने ये डिफरेंस बताया कि अगर मैं वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सिर्फ पोइट्री के लिए ही अप्रोप्रिएट हैं, आप उन वर्ड्स को प्रोज के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सिर्फ आप प्रोज भी यूज़ कर सकते हैं, पोइट्री में नहीं यूज़ कर सकते। इसमें बेसिकली अरेंजमेंट का और स्टाइल का फ़र्क है, यानी कि आप उस चीज़ को कैसे अरेंज कर रहे हैं, आप उस चीज़ को कैसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कि वही डिफरेंस के ब्लॉक्स और ब्रिक्स सेम है लेकिन स्टाइल उसका डिफरेंट है उनको जोड़ने का। तो यही उसने कहा कि आप वर्ड्स को ऐसे ख़ास तरीके से जोड़ते हैं कि वो अप्रोप्रिएट हो जाते हैं किसी खास प्रोज के लिए या एक खास पोइट्री के लिए। तो ये एक कॉलेज ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। उसके बाद बताया है डिफरेंस पोम का, मतलब पोम को थोड़ा एक्सप्लेन किया कि पोम इज़ बेसिकली लाइक शुड बी एन ऑर्गेनिक यूनिटी, यानी कि इतनी कैपेबल हो कि वो इमोशंस को और किसी भी इंसान की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को बैलेंस कर सके, बैलेंस कर सके, ठीक है। और उसका जो एक स्पेसिफिक पार्ट है, एक स्पेसिफिक कंपोजिशन है, वो है मीटर, कि वो पार्ट उसके अंदर होता है। अगर मीटर पोएम का पार्ट नहीं है, इसका ये मतलब है कि मीटर जो पोम है वो एक प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, परफेक्ट ही नहीं है अगर मीटर उसका पार्ट नहीं है। यानी कि एक जो मीटर है उसको ऐसा पार्ट ऑफ पोइट्री बताया गया कॉलेज की तरफ से कि पोएम के अंदर, एक पोम के अंदर मीटर होना चाहिए। अब मीटर बेसिकली इट कैन बी इट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ कॉन्शियस एफर्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्लेयर। अब ना मैं आपको बताऊं, कॉलेज ने ना मीटर को बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ पे बयान किया हुआ है कि बेसिकली मीटर का क्या रोल है, कि एक पोम के अंदर पैशन भी हो और विल भी हो, और एक बैलेंस हो इम्पल्सिस के दरमियान और वॉलंटरली पर्पस के दरमियान। यानी कि सिंपल अल्फाजों में अपने इमोशंस को और अपनी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग को बैलेंस करना इज बेसिकली द आइडियाज ऑफ अ पोइट्री और अ पोम। तो मीटर के बारे में कॉलेज हमें क्या एक्सप्लेन करता है कि मीटर इज अ प्रॉपर फॉर्म ऑफ पोइट्री और पोइट्री इज इम्परफेक्ट एंड डिफेक्टिव विदाउट मीटर, कि अगर मीटर नहीं है ना तो पोइट्री इम्परफेक्ट है।
और चूंकि कॉलेज ने इसको ऐसे भी एक्सप्लेन किया कि जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं था और जब राइटिंग नहीं की जाती थी तो मीटर ही वाहिद ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से हम लोग जो हमारे एंसेस्टर से हमारी फोक टेल्स या कुछ ऐसी चीज़ें चलती हुई आ रही है वो हम याद कर पाते थे, क्योंकि उसमें राइम होता था, मेट्रिकल कॉम्पोजिशन होती थी। तो वो टेल्स या वो एक एंसेस्टर्स की हमारी बातें या पोम्स पोइट्री जो भी, वो अभी तक इसीलिए प्रिजर्व है, वो ट्रूथ और इंसिडेंट इसलिए वहाँ पर प्रिजर्व है क्योंकि उनमें मीटर था, मीटर का यूज़ था। तो मीटर को हम सिंपल एक स्टिमुलेंट ऑफ अटेंशन कह सकते हैं, क्योंकि ये प्लेयर देता है हमें। और पोइट्री में प्लेयर जो है वो कंडीशनल है, ठीक है। मतलब मीटर में जो मीटर से जो हमें एक प्लेयर मिलता है वो कंडीशनल है, और ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप अपने थॉट्स और एक्सप्रेशंस को जिसमें जो आप यूज़ कर रहे हो वो अप्रोप्रिएट इतना हो कि आप एक पोइट्री के अंदर जब मीटर यूज़ कर रहे हो तो किसी को आराम से वो अटेंशन सीख कर ले, उस वो लाइन आराम से अटेंशन सीख कर ले जहाँ पे आपने मीटर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो मीटर इज़ बेसिकली क्या इसके यूजेज है, ये क्यों काम आता है मीटर, टू रिकलेक्ट, ठीक है, टू रिकलेक्ट द मेमोरीज, टू रिमेंबर द थिंग्स। और सुपर एडिट मतलब कि जो मैंने आपको बताया कि अप्रोप्रिएटनेस में जो ये इमोशंस वगैरह में ऐड होता है। अब अफेक्ट्स क्या क्या हैं, जो कॉलेज ने वर्ड्स यूज़ किए हैं ना वो उसने किए हैं विवेसिटी और ससेप्टिबिलिटी। इन दोनों का ये मतलब है लाइवलीनेस और वल्नरेबिलिटी। यानी कि जो पोइट्री मीटर है वो किसी भी पोइम की लाइवलीनेस को बढ़ा देता है, उसके प्लेयर को बढ़ा देता है, ठीक है। आप फीलिंग्स को और टेंशन्स को और अच्छे से फील कर सकते हैं। एग्जांपल दी है यीस्ट की, कि जिस तरह यीस्ट लिक्वर को बढ़ा देती है ना, उसकी हर चीज़ को इंक्रीज कर देती है, इसी तरीके से मीटर भी जो है वो पोइट्री में यही काम करता है। ये किसी के इमोशंस को एक्साइट कर देता है, रिस्पॉन्स को हाइटन कर देता है, और जो रीडर उसको रीड कर रहा होता है वो उसी सेम थॉट के साथ रीड करता है जो राइटर ने लिखा होता है। कभी कभी मतलब मीटर का इतना इंपॉर्टेंट रोल एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर ये बताया कि बेशक जो इसका इफेक्ट है वो थोड़ा लाइट है, यानी कि ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको एक कंसिडरेबल उसके साथ अप्रोप्रिएटनेस के साथ यूज़ करें तो मीटर इज़ अ प्रॉपर फॉर्म ऑफ पोइट्री, और पोइट्री इसके बगैर इम्परफेक्ट और डिफेक्टिव है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बायोग्राफिया लिटरेरिया चैप्टर नंबर 13, 14, 17 एंड 18। और इसमें मैंने कोशिश किया कि मैं हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक्सप्लेन करूँ। एंड स्टिल इफ देयर इज समथिंग लेफ्ट तो आप वो चीज़ ऐड कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, और इफ देयर इज एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।